हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछले वीडियो में झारखंड प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो द्वितीय पेपर है, जहां की जनजातीय समाज से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी क्रम में मैंने मुंडा जनजाति के संदर्भ में कुछ प्रश्न आपके सामने रखे थे और उन प्रश्नों के साथ कई सारे जो एक्सप्लेनेशन थे या कई सारी बातें थी वो भी मैंने बताने का काम किया था। इसी क्रम में हम लोग आज संथाल जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने का काम करेंगे। लेकिन उसके पहले, जैसा कि संथालों के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी हम लोगों को कर लेना चाहिए, पहले हम लोग वो करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और उसके विभिन्न ऑप्शन के साथ जो कुछ भी जानकारियां आवश्यक होंगी वो मैं आपको उपलब्ध कराने का काम करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संथाल जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है और भील तथा गोंड जनजाति के बाद यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड में ये सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका की आबादी झारखंड के जनजातीय आबादी का 35% है। संथाल परगना में इनका निवास स्थल है, लेकिन किसी जमाने में ये बंगाल में रहते थे और उस समय इनको सावतार कहा जाता था। विभिन्न कारणों से बंगाल से पलायन करके ये संथाल परगना के क्षेत्र में आया, जो कि झारखंड के नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। और यहाँ पर इन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस पठारी पहाड़ी क्षेत्र को मिट्टी में तब्दील किया, उसको कृषि योग्य बनाने का काम किया। तो कृषि इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है और संथाल जो हैं अपनी भूमि से अत्यंत ही प्यार करते हैं, जिसके पीछे रीज़न है उनका भावनात्मक लगाव होना, क्योंकि जिस मेहनत मशक्कत के बाद उन लोगों ने उस धरती को तैयार किया था, स्वाभाविक सा बात है उससे उसका लगाव होना लाजमी था या स्वाभाविक था। झारखंड में जो संथाल जनजाति के लोग हैं वो मुख्य रूप से संथाल परगना के अलावा, जिसको कि किसी जमाने में दामिनी को कहते थे, रांची, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, लातेहार, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करते हैं। प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो जो संथाल है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हैं और इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। लुगु बुरु को संथाल जनजाति का संस्थापक पिता या जनक कहा जाता है। संथाली भाषा, जिसकी की लिपि ओलचिकी है, इसको विकसित करने का काम रघुनाथ मुर्मू ने किया था और झारखंड के विभिन्न जनजातीय भाषाओं में से संथाली ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। भारत के संविधान में जब 92nd अमेंडमेंट 2003 को किया गया तो संथाली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया। संथाल जनजाति जो है वो 4 हड में, हड का मतलब वर्ण या वर्ग है, जो ये 4 हडों में विभाजित हैं। जैसे कि किस्कू हड से संबंधित जो लोग होते थे वो राजा कहलाते थे या राजा वर्ण के अंतर्गत आते थे। जो मुर्मू हड के लोग थे वो पुजारी हुआ करते थे, सोरेन सिपाही हुआ करते थे और मरुडी या मरांडी ये किसान वर्ण से संबंधित होते थे। संथालों का आज के भारत की राजनीति में बड़ा महत्व है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तो इस रूप में ही आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि संथाल जनजाति से हैं। इसके अलावा झारखंड में संथाल जनजाति के ही मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं और शिबू सोरेन, जिनको कि हम लोग दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं, वो भी इसी जाति से या जनजाति से संबंधित हैं। संथाल जनजाति के लोग जो हैं वो चित्रकारी में अत्यंत ही निपुण होते हैं और इनकी एक विशेष प्रकार की जो चित्रकारी है उसको कॉम्ब कट चित्रकारी या कॉम्ब कट पेंटिंग कहते हैं। इस पेंटिंग के तहत विभिन्न प्रकार के बर्तनों के चित्र बनाए जाते हैं। साथ ही संथाल जनजाति में गोदना बुनाने का बड़ा ही प्रचलन है और जो संथाल जनजाति के पुरुष हैं वो अपने बाएं हाथ में सामान्य तौर पर सिक्कों का चित्र बनवाते थे और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पुरुष के बाएं हाथ में
सिक्के का चित्र नहीं बना हुआ हो तो संथाल लड़कियां उनको विवाह के लिए उचित नहीं मानती थी। तो गोदना का इसमें बड़ा ही प्रचलन था। संथालों का महीना बोंगा कहलाता था, बोंगा कहलाता था, और इनके वर्ष की शुरुआत माह बोंगा से होती थी। संथाल जनजाति का झारखंड के सभ्यता संस्कृति में एक अहम हिस्सा है। एक ओर इस संथाल जनजाति ने सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फुल्लो झानो जैसे वीर और वीरांगनाओं को जन्म दिया, वही राजनीतिक क्षेत्र में जैसा कि मैंने आपको बताया संथालियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये एक सामान्य जानकारी है संथाल जनजाति के संदर्भ में। अब इसके बाद हम लोग संथाल जनजाति के सभ्यता, संस्कृति और अन्य पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन 11 क्वेश्चन के सेट में सब कुछ बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि एक मॉडल सेट है जिसके आधार पर आप इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करके और जीपीएससी के आने वाले दिनों में जब भी परीक्षा होगी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संथाल जनजाति में किस अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ पकाई गई खिचड़ी परोसी जाती थी? ऑप्शन ए, नवजात की नाल या नाड़ कटाई के समय, छठियार के समय पर, सी, नामकरण संस्कार के समय, और डी, अंत्येष्टि संस्कार के समय। सबसे पहले सही उत्तर जान लें हम लोग। सही उत्तर है सी, नामकरण संस्कार के समय। पहली संतान का नामकरण सामान्य तौर पर दादा दादी के नाम पर किया जाता था, जबकि दूसरी संतान का नामकरण नाना और नानी के नाम पर किया जाता था। बाकी ऑप्शन के विषय में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग हासिल कर ले। नवजात की जो नाल या नाड़ की कटाई होती थी वो तीर के नुकीले हिस्से से काटा जाता था, जबकि छठियार के संदर्भ में है कि अगर लड़के का जन्म हुआ तो जन्म के 5वें दिन और कन्या का जन्म अगर हुआ हो तो उसका छठिहार जन्म के 3रे दिन किया जाता था। इस दौरान गांव का जो मांझी होता था वो अपना हजामत बनवाता था और उसके बाद बच्चों का भी, लड़का हो या लड़की, उनका भी मुंडन किया जाता था। जबकि अंत्येष्टि संस्कार के संदर्भ में अभी यहां पर बताने को कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये भी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती थी जो बाद में श्रद्धांजलि देने तक चलता रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए हम लोग। संथाल जनजाति में कौन सा विवाह को बापला कहा जाता था? कौन सा विवाह का प्रकार गरीब परिवारों के बीच प्रचलित था? सांगा बापला, टुनकी दिपील बापला, निर्बोलक बापला और डी, बहादुर बापला। सबसे पहले हम लोग सही उत्तर जाने, और सही उत्तर है बी, टुनकी दिपील बापला। जबकि सांगा बापला जो ऑप्शन ये है, ये विवाह होता था विधवा या तलाकशुदा महिला का किसी विधुर या परित्यक्त व्यक्ति के साथ। मतलब विधवा का विधुर से किया जाने वाला विवाह सांगा बापला का उदाहरण था। जबकि निर्बोलक बापला में ये बेसिकली हठ विवाह था, जिसमें लड़की बलपूर्वक या हठ के साथ लड़की के घर में रहती थी, जहां लड़की को ऊपर बल का प्रयोग भी किया जाता था, लेकिन अगर वो फिर भी उस घर से निकलने को तैयार न हो तब उसके बाद जो विवाह होता था उसको निर्बोलक बापला कहा जाता था। और डी, बहादुर बापला, इसमें लड़का और लड़की जंगल में भाग जाते थे और वहां एक दूसरे को वरमाला या माला पहनाते थे और वहां से लौट कर वे घर में आकर के एक कमरे में बंद हो जाते थे, जिसके बाद ये विवाह कराया जाता था। तो इसका सही उत्तर है निर्बोलक बापला, और बाकी के संदर्भ में भी जो जानकारी देनी थी मैंने आपको उपलब्ध कराने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। संथाल जनजाति में आरूप जोगा क्या था? गोत्र बहिर्विवाह, बी, समगोत्रीय यौन संबंध पर दिया जाने वाला दंड, सी, एक प्रायश्चित विधान जो पति के बड़े भाई से स्पर्श हो जाने पर किया जाता था, डी, बड़ी ननद या पति के बड़े भाई के चारपाई पर बैठने के बाद किया गया प्रायश्चित। सबसे पहले इसका सही उत्तर जान लेते हैं, और इसका सही उत्तर है
एक प्रायश्चित विधान जो पति के बड़े भाई से स्पर्श हो जाने पर किया जाता था। मतलब कि ऑप्शन सी, ये इस तरह का जो परंपरा है वो हिंदू समाज में भी है, जहां बड़े भाई के पति भैंसुर से एक सामान्य दूरी बना करके रखी जाती है। गोत्र बहिर्विवाह संथाली हुआ करते थे, ठीक है। और गोत्र जो था वो गोत्रार्ध या शिव में विभक्त होता था और आपस में या गोत्र में विवाह वर्जित होता था। बी, समगोत्रीय यौन संबंध पर दिया जाने वाला दंड, ये बिटलाहा कहलाता था, जो कि इस जनजातीय समाज में सबसे बड़ा दंड माना जाता था। और इसमें व्यक्ति को, जिसने इस तरह का कोई कृत्य किया है, उसको समाज से बाहर किया जाता था। बड़ी ननद और पति के बड़े भाई को देवता तुल्य माना जाता था और उनके चारपाई पर बैठना मतलब ये एक तरह से असामाजिकता थी, तो ऐसा नहीं किया जाता था। मतलब कि बड़ी ननद और बड़े भाई के चारपाई पर नहीं बैठा जाता था, ये समान का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, संथाल जनजाति में जाति जोम क्या है? ऑप्शन ए, बिटलाहा के बाद समाज में पुनः वापसी। बी, परगनैत द्वारा समाज एवं जात से बाहर करने की स्वीकृति। सी, गैर संथाली के साथ यौन संबंध। और डी, बिटलाहा के अभियुक्त के घर को तोड़ने और अपवित्र करने का कार्य। सबसे पहले सही उत्तर जानते हैं। सही उत्तर है इसका ए, बिटलाहा मतलब जिनको कि समाज जो दंड व्यवस्था थी, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, उसके बाद अगर उनको समाज से बाहर कर दिया गया है, अगर वो समाज में पुनः वापसी चाहता है तो जो निश्चित प्रक्रिया थी भोज वगैरह दे करके वो समाज में वापस आ सकता था। बी ऑप्शन को देखिए, परगनैत। सबसे पहले परगनैत का मतलब जान ले, ये 15 से 20 गांवों का प्रधान होता था और परगनैत के द्वारा ही समाज और जात से बाहर करने की स्वीकृति दी जाती थी, तो मतलब उसका निर्णय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता था। गैर संथाली के साथ यौन संबंध, ये सबसे बड़ा अपराध था और इस अपराध के अभियुक्त को या जिसने भी ये अपराध किया है उसको निश्चित तौर पर गांव छोड़ना ही पड़ता था। और इसके अलावा जो अभियुक्त होता था, डी ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है कि उसके घर को तोड़ने या पवित्र करने का कार्य किया जाता था। लोग उस पर मलमूत्र करते थे तो उसे घर के बाहर उसके घर को तोड़ने का प्रयास किया जाता था। इस तरीके से उसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का प्रयास किया जाता था। तो जाति जोम का मतलब समाज में पुनः वापसी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस संथाली देवता का निवास घर के भीतर नहीं होता था? मतलब एक ऐसे थे जिनका कि इनमें से घर के बाहर मतलब उनका निवास होता था। सही उत्तर पहले जानते हैं हम लोग इसका। ऑप्शन में से ए है अबके बोंगा, उडांग बोंगा या उड़ांग बोंगा, पितर बोंगा और माराम्बुरु। सही उत्तर है इसका माराम्बुरु, मतलब कि ऑप्शन डी सॉरी। अबके बोंगा मतलब परिवार के देवता, उड़ांग बोंगा मतलब गृह देवता और पितर देवता मतलब पितरों से संबंधित, पूर्वजों से संबंधित देवता। तो यहां पर सही उत्तर डी था। नंबर 6 देखते हैं हम लोग। संथाली में उमेहाड़ कौन है? ए, वैसे संथाली जिन्होंने इस्लाम, सिख या जैन धर्म को अपनाया। बी, वैसे संथाली जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। सी, भूत प्रेत एवं जादू टोना में विश्वास करने वाले संथाली। और डी, संथालों में, संस्थानों लिखा गया है, थोड़ा उसको सुधार के पढ़ लेंगे। संस्थानों में लिखा चुका है एक्चुअली, उसको ज़्यादा देख लेंगे। संथालों में हुए सुधारवादी आंदोलन संचालित करने वाले। इसका सही उत्तर पहले हम लोग जानते हैं। इसका सही उत्तर है बी, ईसाई धर्म को जिन लोगों ने अपना लिया उनको उमेहार कहा जाता है। बाकी चीजें भी संथालियों से संबंधित है। उन्होंने इस्लाम, सिख भी अपनाया, ठीक है, और सिख धर्म को भी अपनाया और उनमें सुधारवादी आंदोलन भी हुए थे जो डी में है। सुधारवादी आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है सफाहोर विद्रोह, जो कि लाल बाबा या लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में संचालित किया गया था। ये
सुधार और नैतिकता से संबंधित आंदोलन था जो संथालों में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खेतों में बीज के सही तरीके से अंकुरने या उगने के लिए कौन सा उत्सव या पर्व मनाया जाता था? ए हरियार पर्व, बी जापाड़ पर्व, सी एरोग पर्व और डी बाहा पर्व। सबसे पहले सही उत्तर को देखें हम लोग, और इसका सही उत्तर है एरोग पर्व। ये जो पर्व था ये आषाढ़ के माह में होता था या मनाया जाता था, और इस पर्व के दौरान जाहिर स्थान में मुर्गी की बलि दी जाती थी। तो सही उत्तर है सी। बाकी के विषय में भी थोड़ा सा जान ले। हरियार पर्व, ये धान फसल के हरे होने पर या उसमें हरियाली आने पर सावन के महीने में मनाया जाने वाला पर्व या उत्सव था। जबकि जापाड़ पर्व जो था ये अगहन माह में होता था, और ये पर्व अनाज में अभिवृद्धि हो, फसल मजबूत हो, बेहतर हो, इसके लिए किया जाता था। और इस पर्व के दौरान जाहिर थान में सूअर की बलि दी जाती थी। जबकि बाहा पर्व के विषय में हम लोग जाने कि ये संथालों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है, जो कि फागुन महीने में तब मनाया जाता है जब साल के वृक्ष पर फूल लगते हैं। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है सोहराई, ये पौष या पूस के महीने में मनाया जाता है, जो कि उनका सबसे बड़ा पर्व है। क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखिए। इस तरह की जो चीजें हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस के लेखक हैं। ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस के लेखक हैं उमेश प्रसाद वर्मा, WC आर्चर, LSS ओमौली और SC दुबे। झारखंड के JPSC के सेकंड पेपर में बुक्स एंड ऑथर से, साहित्यकार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसमें से एक ये भी है। तो ये भी आपके सेट में वृद्धि करने का काम करेगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे जो आने वाले दिन में हम भी आपको उपलब्ध कराएंगे, और आप अपने तरीके से भी प्रयास करते रहें। खैर, इसका सही उत्तर जान लें। WC आर्चर मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जबकि उमेश प्रसाद वर्मा के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है संथाल। ओमाली के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो है संथाल परगना गजेटियर, और SC दुबे इन्होंने लिखा है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया का मतलब लेखन किया है इन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर देखें। और ये जो WC आर्चर का ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस है, इसी में बिटलाहा वगैरह के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी, या जो दंड व्यवस्था था उसके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें हम लोग। संथालों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब कि बाकी चीजें सही हैं और एक गलत है, और जो गलत है मतलब सही नहीं है वो है ऑप्शन ए। उनके भोजन में सबसे प्रमुख दाल मसूर होता था, बल्कि मसूर के स्थान पर कुर्थी ये उनका प्रमुख दाल होता था। दोपहर के भोजन को माजवान कहते थे, ये सही है। इसके अलावा ये भी जान ले कि उनका जो नाश्ता या ब्रेकफास्ट होता था उसको बास कयाक कहा जाता था, जबकि रात्रि काल में किए जाने वाले भोजन अर्थात डिनर को कदोक कहते थे। तो ये टर्म भी आपको याद रखना है। बाकी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। दाका उरू मतलब कि दाल भात। इसके अलावा उनके बीच मकई की दलिया जिसको कि जोंदरा दाका कहा जाता था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था, और इसके साथ ही चूड़ा और मुढ़ी ये संथालों का एक मुख्य भोजन था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पर्व त्योहारों के समय में किया जाता था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। संथालों के लिए, यहां भी संस्थान लिखा हुआ है, थोड़ा इसको सुधार लेंगे। संथालों के लिए किसने स्वान पूजक तथा ब्राह्मण विरोधी शब्दों का प्रयोग किया? अंग्रेजों ने, उरांव ने, मुंडाओं ने और आर्यों ने। इसका सही उत्तर है डी, आर्यों ने, क्योंकि आर्यों को ये लोग अच्छा नहीं मानते थे, तो आर्य भी इनके लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आर्यों के कारण ही इनको यहाँ वहाँ भी होना पड़ा था, ऐसी भी मान्यता है।
अब आते हैं हम लोग इस सेट के आखिरी और 11वें क्वेश्चन पे। संथालों की मांझी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सेंद्रा बैंसी, लोबीर सेंद्रा, गोड़ाइत और भगदो प्रजा। सही उत्तर इसका है लोबीर सेंद्रा। जबकि ऑप्शन ए जहां सेंद्रा बैंसी लिखा हुआ है ये बेसिकली शिकार परिषद होती थी। गोड़ाइत जो था वो मांझी का सचिव होता था, और मांझी मतलब कि ग्राम पंचायत का प्रधान। तो ग्राम पंचायत के प्रधान मांझी का सचिव गोड़ाइत कहलाता था। और भगदो प्रजा का अर्थ हुआ कि यह गांव के बीच में अगर कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, तो उसको निपटारे के लिए जो वरिष्ठ लोग होते थे गांव का, उनके बीच जो इस संदर्भ में विचार विमर्श किया जाता था, तो ऐसा करने वाले ही भगदो प्रजा कहलाते थे। उम्मीद है ये 11 प्रश्न और उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि ट्राइबल रिवोल्ट पर भी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। और साथ ही साथ अन्य जो ऑब्जेक्टिव से संबंधित प्रश्न हैं उसका भी सेट हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं, आप उसको देखिए। एग्जामिनेशन के दौरान निश्चित तौर पे वो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप देखें जरूर और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि हम और बेहतर आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आ सकें। धन्यवाद।